नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप मेंस का मेरिट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पेपर है ये 6 नवंबर को इसकी परीक्षा होने वाली है। मैंने ये 2016-17 से 2022 तक के यानी 6 वर्षों के पेपर इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जा कर के उन सभी पेपरों को एक बार देख लें, उनको अच्छे से पढ़ लें, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ये 2016-17 का भाग 1 मानसिक योग्यता, ये 3 पार्टों में 3 भागों में हमने इसको समझा था। तो आइए देखते हैं हम इसका भाग 2 शैक्षणिक योग्यता। इस शैक्षणिक योग्यता में हमारे विषय दिए गए हैं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित, ठीक है ना। ये हमारे 3 विषय दिए गए हैं, जो कि हमारे तीनों कितने के हैं। विज्ञान 35 अंक की है, गणित सामाजिक विज्ञान 35 अंक की है और गणित 20 अंक की है। इस प्रकार से इसमें से 90 प्रश्न 90 अंक के पूछे जाने हैं, ठीक है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आगे हम देखते हैं। तो इसमें जो है ये हमने सभी इसका पहले वाला भाग पूरा कर लिया है, ये हमारा भाग पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप जो है अब हम देखेंगे इसके पेज क्रमांक 19 के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पे 20 में पेज से हम यहाँ से जो इसकी यह दी गई है विज्ञान, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए हम विज्ञान को यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाती है भाग 2। भाग 2 में यहाँ देखें तो इसमें ये देखो विज्ञान दी गई है, यहाँ लिखा हुआ है कि भाग 2 शैक्षणिक योग्यता पार्ट सेकंड स्कॉलास्टिक एबिलिटी। ये कब की है? 2017 का पेपर है ये। 16-17 2016-17 आएगा, जिसमें कि वर्ष हमारा 2017 रहेगा। तो ये 2017 का हम पेपर देख रहे हैं। तो देखिए इसमें दिया गया है कि एक बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्य होता है। तो सामान्य कब होता है? जब धन से ऋण विद्युताग्र की ओर जाते हैं तो ये जो है प्रवाह सामान्य होता है। तो इसका पहले वाला ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए दिया गया है दूसरे प्रश्न में कि सौर कुकर से लगभग कितना ताप प्राप्त किया जा सकता है। तो जो सौर कुकर होता है सूर्य ऊर्जा से वो जो है गर्मी देता है या हीट देता है, तो उसको जो है 120 अंश से 140 अंश सेंटीग्रेड तक वो जो है उसमें ताप निकलता है, ठीक है। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। देखिए आगे देखें तो इसमें तो यहाँ देखिए इसमें है कि पीतल किन धातुओं से मिलकर बनता है। तो पीतल तांबा और जिंक से मिलकर के बनता है, तो बी वाला ऑप्शन होगा। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो आयाम पर निर्भर करती है। अवतल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा आभासी और सीधा बनता है। तो ए वाले ऑप्शन में ये दिया गया है, ठीक है। आगे देखें तो 6वें में दिया गया है कि नियमित आघूलनशील ठोस वस्तुओं का आयतन सामान्यतः किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये जो है मापक बेलन होता है, तो ये मापक बेलन के द्वारा मापा जाता है, बी में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया कि गुड़हल के फूलों से तैयार सूचक क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? तो जो गुड़हल का फूल होता है वह जो है हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो ये ए में दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखें तो इसमें दिया गया है कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए किस यौगिक को MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है? तो ये KClO3 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाता है। तो ये देखिए ये बी में, ये ऑप्शन इसका बी है। यहाँ है चतुष्परमाणिक अणु का उदाहरण है। जो चतुष्परमाणिक अणु होता है ये जो है NH3 है, तो ये डी में दिया गया है। आगे देखें तो इसमें देखिए यहाँ पे दिया है कि कार्बोनेट मूलक की जो संयोजकता होती है वह कितनी होती है? तो इसकी संयोजकता 1 होती है। तो ये ए में दिया गया है। धुआं किस तरह के मिश्रण का उदाहरण है? धुआं जो रहता है इसमें गैस रहती, ठोस भी रहता है, तो ये गैस में ठोस का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे देखें तो 12वें में देखिए लिखा है कि निम्न में से नील हरित शैवाल के लाभ कौन कौन से हैं? तो नील हरित शैवाल जो होता है यह मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और जैविक खाद का भी निर्माण करता है। तो इसके ए
और बी दोनों सही हो जाते हैं तो इसका सी वाला ऑप्शन कि दोनों ए और बी क्या है, सही है, तो ए नहीं लगाना है, सी में लगाना दोनों में, ठीक है ना। यहाँ दोनों का ऑप्शन दिया गया है। फोटोग्राफिक कैमरे में लगी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है, तो ये सिल्वर लवण की परत चढ़ी होती है, जो कि ए में ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। 14वें में दिया है कि पर्यावरण के प्रति पौधों व जंतुओं में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं अनुकूलन, ये सी वाला ऑप्शन है। भूभरण किस प्रकार के अवशिष्टों के निस्वारण की विधि है, तो ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो यहाँ इसका ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें लगा लीजिए। 16 में देखो तो शरीर की अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलने का कार्य कौन करता है, तो ये यकृत जो होते हैं ये जो है अतिरिक्त शर्करा को ग्लूकान में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये है ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा यकृत। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो ये होता है वृषण के द्वारा। और कौन सी बीमारी का कारक एक जीवाणु है, तो जो जीवाणु रहता है वो टाइफाइड है, तो इसमें हो जाएगा ये टाइफाइड। इसमें है कि घास, कीट, मेंढक, सांप उपरोक्त खाद्य श्रृंखला में सांप है, तो ये जो खाद्य श्रृंखला दी गई है तो इसमें सांप जो होता है ये तृतीयक उपभोक्ता है, तो ये सी में दिया गया है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, सबको मालूम है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तावा होता है ना, तो जो तावे का तार होता है उसमें से सबसे अच्छे से धारा बहती है। एलपीजी का मुख्य तत्व कौन सा है, तो एलपीजी का जो मुख्य तत्व है वो है ब्यूटेन। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षार अनुपस्थित होता है, तो साइटोसिन अनुपस्थित होता है, तो ये डी में दिया गया है, ठीक है। 23वां में देखिए तो इसमें दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका सबसे कम द्रव्यमान होता है, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि ए में 9.1091 और 28 10 पर 28 ऋण 28 की घात यानी बटे में चले जाएंगे तो और दशमलव की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। सही संबंध है, तो इसमें सही संबंध जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, ये 3.6 और गुणे 10 पर 6 की घात, यानी इसका बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसमें है मेलपीजियम कोशिकाएं इनमें से किसके उत्सर्जी अंग हैं, तो ये जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का अंग है, तो यहाँ सी में हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग जल की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो जो जल की कठोरता होती है सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है, सी में दिया गया है। कीट भक्षी पादप कीटों से क्या प्राप्त होता है, तो जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनमें जो कीटों का ये माने भक्षण करते हैं, पौधे जो लेते हैं तो उससे नाइट्रोजन प्राप्त होती है उनको, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन जो है ये इसमें आयरन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो कि लाल रंग का ही होता है, ये जो है हमारे खून का ही एक अंग होता है, और जो है लोहा प्रोटीन इसमें मिली रहती है, फेफड़ों को ऑक्सीजन में सोखने का काम करते हैं, और जो शरीर का अंग है ना पूरे अंगों तक ये खून को पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। इन फास्फोरनेट के तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20 हर्ट्ज होती है, तो देखिए उससे भी कम होती है, तो यहाँ ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 हर्ट्ज से इसमें यह कम दिया गया है, तो इसकी ये आवृत्ति होती है। पूर्व विकसित अंडाशय से बनता है, बीज बनता है। मनुष्य के हृदय में निम्नलिखित में से एस ए नोड कहाँ पाया जाता है, तो दाएं आलंद में पाया जाता है, तो ये इसका ए हो जाएगा। अम्लीय वर्षा में पाए जाते हैं, अम्लीय वर्षा जो होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड इसमें गैसें मिली रहती हैं। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण संयोजन अभिक्रिया है, तो ये बी वाला ऑप्शन होगा। और अजेरी डक्टा इंडिका इनमें से किसका वनस्पतिक नाम है, तो नीम का ये वनस्पतिक नाम है। लोह अयस्क है, ये हेमेटाइट है, ये ए वाला ऑप्शन इसका सही है। यहाँ हमारे ये 35 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, हमारी विज्ञान यहाँ तक थी 35 प्रश्न तक। अब हम इसके बाद देखेंगे सामाजिक विज्ञान, तो यहाँ देखिए ये जो है सामाजिक विज्ञान के यहाँ से प्रश्न दिए गए हैं, ये यहाँ से हमारी सामाजिक विज्ञान यहाँ से शुरू हो जाती है। सोशियल साइंस, इसको क्या बोलेंगे, सोशियल साइंस। तो ये 2017 का जो पेपर है साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का, सोशियल साइंस का, तो इसको जो है आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इसको आप जो है अध्ययन स्वयं कर सकते हैं कि इसमें कौन से प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, ये कौन कौन से इसमें सही हैं। तो यहाँ देखिए ये 41 से शुरू हो जाता है, 41 से 42, 43, 44, 45, है ना। तो ये यहाँ तक के ये जो प्रश्न दिए गए हैं पूरे 70 प्रश्न हैं इसमें सामाजिक विज्ञान में। तो इन सभी 70 प्रश्नों को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। 46, 47, 48, ये देखिए 49, 50 और यह 51, यहाँ 28 पेज हो जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये
इसके बाद देखें तो ये यहाँ पे 52 पेज से फिर दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था का उद्देश्य विश्व में व्याप्त निर्धन, कुपोषण और भुखमरी के विरुद्ध में संघर्ष करना। ये किस में था? यूनिसेफ में। तो ये इसमें जो है सही सही जो है हमने इसमें निशान लगा दिए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। और इसके बाद जो है ये देखिए 56 हो जाएगा, 56 के बाद 57, और ये देखिए ये जो 57 प्रश्न है यहाँ से है, ये 57, 58, 59 और ये 60, 61, 62, 63 तक दिए गए हैं। तो ये 63 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पूरे 70 प्रश्न ये यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। 64 से 65, 66 है ना, ये 67, 68, 69 और ये 70, ये 70 प्रश्न आपको अच्छे से अध्ययन कर लेना है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी देखेंगे अगला पोर्शन जो दिया गया है 2017 में ये गणित पूछी गई है। तो यहाँ से देखिए ये गणित शुरू हो जाती है 70वें प्रश्न से। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए यहाँ से गणित शुरू होती है 71वें प्रश्न से। तो इसमें दिया गया है कि x बटे वाई बराबर 3/5 है ना, और यहाँ पे लिखा है तो x ऋण वाई बटे x धन वाई का मान क्या होगा, इसको निकालना है। तो यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रख दें और इसको हल कर दें। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, x से वाई का तिर्यक गुणा कर दें तो x बराबर हो जाएगा ये 3/5। तो ये 3/5 हमें इसमें क्या करना है, रख देना। तो रख दीजिए। तो यहाँ x की जगह पे 3/5 हमें रखना है। तो यहाँ देखिए इसमें रखेंगे हम तो 3/5 यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ ऋण बाय ज्यों का त्यों होगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3/5 और यहाँ पे है धन का बाय। चलिए इसको यदि हम आगे हल करते हैं तो बाय का यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी 3/5 बटे में 5 हैं, इस 5 से कैंसिल हो जाते हैं। तो 3/, और यहाँ पे धन आ जाएगा 5/। ठीक है ना, तो ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाते हैं, ये हो जाएंगे यहाँ 5/। हैं तो ये देखिए इसमें से 5 में से 3 को घटा देंगे तो ऋण के 2/, और 3 और 5 8 हो जाएंगे। तो ये 8/। हो जाएंगे, बाय बाय कैंसिल, 2 एकम 2, 2 चौके 8, क्या आ जाएगा, ऋण 1/4। ये हमें उत्तर मिल जाएगा, ऋण 1/4, जो कि ए में दिया गया है। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखें। तो यहाँ देखिए 72वें प्रश्न में जो दिया गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो सबसे छोटा भिन्न वैसे तो आपको है इसमें दिख ही रहा होगा कि ये 2/3 सबसे छोटा भिन्न है। तो यही सबसे छोटी संख्या है, इसमें आप टिक कर लें। आगे चलिए 73वें प्रश्न में है कि 4.5 को निम्न में से किस संख्या से भाग देने पर 90 का 20% होगा। तो 90 का 20% कितना होता है, ये हम निकाल लेते हैं कि 90 का 20% बटे 100 हो जाएगा। 2 शून्य नीचे से, 2 शून्य ऊपर से, कितना आ जाएगा, 18। कितना आ जाएगा, 18। तो हमें जो है 18 में 45 से भाग लगा देना है। तो चलिए यदि हम 18 में 45 का भाग लगा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 45/18। ठीक है ना, कितना मिलेगा हमें, 45 ये मिल जाएगा 18। 45 लिखा 4.5, तो यह आ जाएगा कितना, 45/180। अब हमें 45 में 180 का भाग लगाना है। चलिए लगाइए, 45 और यहाँ आ जाएगा 180। तो लगभग कितने बार जाना भाग, अभी नहीं जा रहा, तो यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे, ये दशमलव, और यहाँ पे शून्य बढ़ा लेंगे, है ना। तो 18 दूनी 36, यानी 2 बार जाएगा। तो 2 18 दूनी 36, 360, यहाँ आ जाएगा शून्य, यहाँ घटाइए तो यहाँ मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। 15 में से 6 जाएंगी 9। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं, और यह आ जाएगा 18 पंचे 90, लगभग कितने बार चला जाएगा, 5 बार। तो यहाँ 5 बार भाग दीजिए, 90 आ जाएगा, शून्य का शून्य कट जाएंगे। तो 0.25 एक इसमें दिया गया है, ए वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 74वां जो प्रश्न दिया गया है, 74वें प्रश्न में दिया है कि एक संख्या उसके व्युत्क्रम के वर्ग से 64 गुना अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 64 गुना है तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि वह संख्या मान लो x है। ठीक है ना, माना संख्या x है और x का व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम देखिए, x का व्युत्क्रम यदि आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/x लिखेंगे, और 1/x का वर्ग 64 गुना है किससे, संख्या से। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x बराबर 1/x का वर्ग गुणित ये 64, ये आ जाएगा यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे देखिए x बराबर, इसको यदि हल करते हैं तो ये हो जाएगा 64/x का वर्ग, और यहाँ इसका हम तिर्यक गुणा कर दें तो x पर घन बराबर हो जाएगा 64। और ये जो 64 संख्या है ये 4 का घन होती है, तो x घन बराबर क्या आ जाएगा, ये 4 का घन हो जाएगा। तो घन घन कट जाते हैं, तो x बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये 4। तो हमारा ऑप्शन बी वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला 75 देखिए।
यहाँ देखिए 75वें प्रश्न में दिया कि सरल कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है, यहाँ पे वर्गमूल 5 पर ऋण 5/2 की घात है और गुणा में वर्गमूल 5 पर ऋण 3/2 की घात है। तो यहाँ देख लें हम कि इनके आधार क्या हैं, समान हैं। यदि आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इन घातों को हमें जोड़ करके लिख देना है, यानी हमारे एक आधार पर दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ के। ये देखिए यहाँ पे ऋण 5/2 और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3/2, क्योंकि यहाँ जोड़ रहे हैं हम, ऋण है तो ऋण ही लिखेंगे। अब ऋण 5 और 3 को जोड़ेंगे, आधार समान है, तो 5 पर कितने की घात आ जाएगी, 5 पर हो जाएगी ऋण 5 और 3 8/2 की घात, यानी हम 2 से काट दें, 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो यह वर्गमूल 5 पर कितने की घात हो जाएगी, ऋण 4 की घात हो जाएगी। तो ऋण 4 को खत्म करने के लिए हम 1/, लिख देते हैं, यानी वर्गमूल 5 पर ये धन की 4 की घात हो जाएगी। तो ऋण वो करनी 5 का 4 बार गुणा करेंगे, तो हम करनी 2 का 2 बार गुणा करते तो 1 5 हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ मिल जाएगा हमें 1/5 गुणित 1/5, इस प्रकार से। क्योंकि इसका हम 2 बार गुणा करें, करनी 5 का इस प्रकार से, तो 1 5 मिलेंगे, फिर करनी 5 का गुणा, तो ये 4 बार हो गया। तो इससे 5 मिलेंगे, इससे 5 मिलेंगे, तो 5 5 आ जाएंगे, 5 25। तो कितना मिल जाएगा, 1/25। ये किस में दिया गया है, ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ दिया है 76वें प्रश्न में कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या की दुगनी एवं तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 88 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है। और यहाँ पे 3 संख्याएं दी गई हैं कि कोई 3 संख्या है, तो हम मान लेंगे मानव संख्या x है। और ये कह रहे हैं कि पहली संख्या की दुगनी, तो पहली संख्या जो है ये जो है दोगुनी होगी। यह हमारी पहली संख्या, हम इस प्रकार से माने कि संख्या हमारी 6x 3x और 2x है। तो अब देखिए, ये जो पहली संख्या है ये इससे दोगुनी है, और ये जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से ये संख्या क्या है, 3 गुनी है। यानी 2 3 6 और 3 दूनी 6, तो ये दुगनी हो जाएगी दूसरी संख्या से, और ये हो जाएगी 3 गुनी पहली संख्या से, है ना। तो इस प्रकार से ये पहली संख्या बनी हुई है। तो ये कह रहे हैं कि यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ के 3 का भाग लगा देंगे और बराबर में क्या लिख देंगे, 88। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम देखते हैं। तो ये 3x है, 6x 3x धन 2x, और बटे में कितना आ जाएगा, 3। ठीक है ना, ये जितना जोड़ते हैं उतने का भाग लगा देते हैं, और बराबर में दिया गया है कि ये 88 के बराबर है। ठीक, इस प्रकार से। तो इनको जोड़ दीजिए, तो 6 3 9, 9 और 2 11x बटे हो जाएगा 3। ये 11x बटे 3 बराबर हमें 88 मिलेगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 88 गुणित 3 और बटे में आ जाएगा 11। 11 से इसको काट देंगे तो 11 8 88, और यह आ जाएगा 8 का इसमें गुणा कर देंगे, 11 8 88, 8 तिया 24, और ये जो संख्या निकलेगी x बराबर क्या आ जाएगी, 24। तो ये कह रहे थे कि x बराबर हमारा यहाँ पे 24 आया, कितना है, 24। तो ये देखिए सबसे छोटी जो संख्या थी ये क्या थी, 2x। सबसे छोटी संख्या 2x, इसलिए वह क्या होगी, हम 24 का 2 में गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणित 24। तो 24 दूनी कितना बन जाएगा, 48। यह हमारी संख्या यहाँ पे सी नंबर की 48 नंबर, यहाँ 48 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए। इसी तो यहाँ देखिए 77वां प्रश्न है कि किसी वर्ग की लंबाई एवं चौड़ाई में क्रमशः 30% एवं 20% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा, ये हमें यहाँ पे प्रतिशत में बताना है, क्योंकि उत्तर प्रतिशत में बताया गया तो यहाँ प्रतिशत ही होगा। ठीक है ना। तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई, तो वर्ग की लंबाई और चौड़ाई समान रहती है, तो हम यदि लंबाई को x माने तो चौड़ाई भी क्या होगी, हमारी x ही होगी। ठीक है ना। तो ये तो हमारी वर्ग की क्या हो गई, लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, 30% की वृद्धि करेंगे तो लंबाई आ जाएगी, और 20% की वृद्धि करेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी। ये किसकी बन जाएगी, आयत की। तो अब यहाँ पे हम सीधा सीधा करें कि पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल लिखें कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना आ जाएगा, x गुणित x, यानी x का वर्ग आ जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलिए आयत की लंबाई निकालिए, आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम देखें कि x का 30% कितना हो जाएगा, x का 30%, x गुणित 30/100, और इसको हम काट देते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये 3x बटे कितना आ जाएगा, 10। ठीक है ना, 3x बटे 10, और 3x बटे 10 ये किस में हुआ, x में वृद्धि हुई है,
है ना। तो ये x में वृद्धि है, तो इसमें x क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये x से जुड़ के, यानी तब तो ये पहले थी उसमें इतनी वृद्धि और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 और 3 13, 13x बटे कितना आ जाएगा 10। ये हमारे इसकी लंबाई आ गई, ठीक है ना, ये लंबाई आ गई। इसी प्रकार से 20% वृद्धि पर चौड़ाई विधि, तो x का क्या निकालना है 20%, 20/100, ये काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2x/10। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो x को जोड़ेंगे क्योंकि चौड़ाई है x, तो x में जोड़ेंगे तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12x/10। ये चौड़ाई आ गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दोनों का गुणा कर देंगे। तो आयत का जो है, आयत का क्षेत्रफल, यहाँ अपन को शॉर्ट में लिख लेना है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम दोनों का गुणा करते हैं तो देखिए 13x और बटे में आ जाएगा ये 10 और इसका आ जाएगा 12x/10, ठीक है ना। ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो क्षेत्रफल निकलेगा इसका आप इसमें गुणा कर लें तो ये कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 13 दूनी 26, यहाँ पे गुणा करके लिख लें कि 12 36 और 12 और 3 12 और 3 15, 156x का वर्ग बटे 10 का 10 में गुणा हो जाएगा तो 100। ये आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। और ये क्षेत्रफल जो है वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, कितना अधिक है ये घटा करके लिख लीजिए। यदि हम इसको घटा करके लिखें कि 156x वर्ग में से बटे 100 में से क्या घटाना है, मात्र हमें x वर्ग, ये हमें घटा देना है। तो ये जो है उसका बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कितने प्रतिशत अधिक है, ये अधिक आ गया, x को घटा रहे हैं तो घटाने पर अधिक आ गया। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना, तो किससे निकालेंगे हम, वर्ग के क्षेत्रफल से, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि की गई है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देते हैं, हमारा ये सूत्र होता है 100 का गुणा, और किससे निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल वर्ग से निकालेंगे तो यहाँ इसका भाग लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसा हमारा लाभ का सूत्र होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना अधिक है, अधिक यानी लाभ है ना, तो इसका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 ऋण 100, घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, सीधा सीधा हम 56x वर्ग लिखेंगे और बटे में आ जाएगा 100x वर्ग और यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको सीधे काट देते हैं तो 100 ये कट जाएगा, 100 ये कट जाएगा, x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, कितना मिलेगा, बराबर में आ जाएगा 56 और ये हमारा प्रतिशत आएगा। तो ये देखिए ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 78वां में, एक व्यक्ति 320 आमों को 400 आम के क्रय मूल्य के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। उनको उसके पास 320 हैं, तो जितने में 400 आम बेचना है या बिकना है उतने के मूल्य में वह 320 आमों को बेचता है, यानी 80 आम को अधिक में बेचता है तो 80 आमों की कीमत क्या हो जाएगी, उसका लाभ हो जाएगा। यानी 400 में से हम क्या करेंगे, ये 320 को घटा देंगे। यदि हम 400 में से 320 घटाते तो कितना मिलेगा, 80 मिल जाएगा, यानी उसको 80 आमों का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, है ना। तो कितने में से, 320 में से। तो हम सीधा इसको प्रतिशत में बताना है, क्योंकि यहाँ प्रतिशत दिए हैं तो हम क्या करेंगे, आम हमारे 80 अधिक है के रूप में हम बेच रहे हैं तो 80 बटे 320 और गुणित 100, ये हमारा प्रतिशत का सूत्र हो जाता है ना। तो यहाँ पे इनको काट देंगे, इनको काट दीजिए और ये कट जाएगा, ये 16 2 16 और यहाँ 2 पंचे 10, 16 से काट दीजिए, 16 पंचे 80 55 25, कितना आ जाएगा उत्तर 25%। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा 25, ये डी में दिया गया है, इस प्रकार से हमें निकालना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए 79वां प्रश्न दिया कि यदि किसी मशीन की कीमत 10% सालाना अवमूल्यन यानी डिप्रिसिएशन उसका होता है शुरुआती वर्ष की तुलना में, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, तो उसकी वर्तमान कीमत 10,935 रुपया आंकी जाती है, तब 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था, ये हमें इसमें से बताना है। क्योंकि अभी जो है 3 वर्ष बाद ये 10,935 रुपया हुआ, तीनों वर्षों में 10% क्या हुआ है, सालाना अवमूल्यन हुआ है, यानी वह घटता गया है, तो प्रत्येक वर्ष में घटा है। यदि हम मानते हैं कि जो मशीन है हमारी उसका मूल्य x है, तो हम 10% x का 10% करेंगे तो कितना आता है
ये हम x का यदि 10% निकालते तो इस प्रकार से निकाल लेंगे, 10 बटे ये 100 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा x बटे 10। और इसको हम क्या करेंगे, अवमूल्यन हो रहा तो x में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये यहाँ पे 10x में से 1 जाएगा तो 9x बटे 10 हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे ना। तो ये या तो हम ऐसा लिख सकते हैं या इसको इस प्रकार से लिखें कि x बन ऋण 1/10 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पहले वर्ष का होगा और इसी प्रकार से ये घटते घटते कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो इसको हम इस प्रकार से तीनों वर्षों का लिख देंगे कि x यह पहले वर्ष का हुआ 1 ऋण 1/10 और दूसरा हो जाएगा 1 ऋण 1/10 ये दूसरे वर्ष का और 1 ऋण 1/10 ये तीसरे वर्ष का। तो ये तीनों वर्षों का अवमूल्यन होके घट के उसकी जो कीमत होगी ये कितने के बराबर है, 10,935। तो इसके बराबर हो जाएगा 10,935 इसके बराबर होगा। तो ये देखिए कितना मिलता है हमें, 9x/10 यानी 9/10। तो हम यदि इसको करें ऐसा कि गुणित ये इसका आएगा 9/10, इसका भी आ जाएगा 9/10, इसका भी आ जाएगा 9/10। तो x का मान x बराबर सीधा यदि हम निकालें तो ये 10 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये 10,935 में हम क्या करेंगे, 1000 का गुणा और यहाँ पे 9 × 9 × 9 ये इसका हम यहाँ से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा ये यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा। चलिए इस यहाँ से 9 से इसको काट लीजिए कि 9 एकम 9 और इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और यहाँ पे आएगा 9 एकम 9 4, 9 पने 45, 5 आ जाएगा। 9 से फिर से काट दीजिए, 9 एकम 9 यहाँ से इसको फिर से काटते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़े कलर के रूप में हम देख लेते हैं तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए 9 से फिर हमने इसका काटा है तो 9 एकम 9 और बचेंगी 3 है ना, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 यहाँ पे बच जाएंगी 3 31 और 9 30 27, ठीक है ना, 27 यहाँ बचेंगी 4, 9 पने 45 और 9 से फिर से काट दीजिए कि 9 एकम 9 और यहाँ पर 9 एकम 9 और 9 पने 45 15, यानी 15 में 1000 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, 15,000 रुपया ये इसका अवमूल्यन होगा। तो पहले जो उसका मूल्य था ये 15,000 रुपया था जो कि 10,935 रुपया बचा। ये किस में दिया है, ए वाले ऑप्शन में दिया है, अतः ए उसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ देखिए 80वां प्रश्न दिया गया है कि एक तार किसी वृत्त के रूप में है, वृत्त बना हुआ है यानी ये बिल्कुल ऐसा गोला बना हुआ है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। तार को वर्ग के रूप में मोड़ने पर वर्ग की भुजा क्या होगी, ये हमें निकालना है। अब ये पूरा तार था, तार को एक प्रकार से वर्ग बना दिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो है वृत्त की परिधि जो होगी इस वर्ग की परिमाप के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि वर्ग का जो परिमाप है, क्या है, परिमाप, ये किसके बराबर होगा, ये जो हमारा वृत्त है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बराबर। यहाँ पे हम लिख देंगे कि वृत्त की परिधि, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणित भुजा, ये वृत्त का परिमाप हो, तो वर्ग का परिमाप होता है और वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये भुजा बराबर क्या आ जाएगी, भुजा बराबर आ जाएगी यहाँ पे 2, 22 का मान 22/7 हो जाएगा और r का मान इसमें दिया है कि त्रिज्या 42 है, तो यहाँ 42 रख दें और ये 4 भी इसके बटे में आ जाएगा, 4 यहाँ गुणा के रूप में लिख लें तो ये भुजा का मान आ जाएगा। इसको काट लीजिए तो अब देखिए 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 6 42, ठीक। इसको 2 से काटें कि 2 एकम 2, तो यहाँ 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दें कि 2 एकम 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 11 22, 11 का 6 में गुणा कर दीजिए, 11 गुणित 6 यानी 66। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 66। ये बी वाले ऑप्शन में दी गई है, ठीक, ये बी वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। चलिए 81वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित चित्र में x का मान है। अब देखिए चित्र बना हुआ है और इसमें हमें x का मान निकालना और लिखा हुआ कि l समांतर है m के, यदि l और m ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एक बात बता दूं आपकी कि इनके अंतः कोणों का योग 180 अंश और बाह्य कोण दिया है, इसमें देखिए बाह्य बन रहा है तो बाह्य कोणों का योग 360 होता है। यह हमें ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से जो ये रेखा खींची गई हैं, ये यहाँ से एक रेखा और खींची जाती तो यह सभी अंतः कोण बन जाते। तो यह हमारा बाह्य कोण है, तो यह बाह्य कोण यानी हमें कोण 1 2 इन तीनों कोणों का योग कितना लिखना, 360 है।
तो यहाँ पे हो जाएगा x धन 45 धन 30 और बराबर ये किसके होगा 360 के। तो चलिए इनको जोड़ करके घटा दीजिए। तो x बराबर 45 और 30 जोड़ दीजिए तो 75, यानी हमें 360 में से 75 को क्या करना है, घटाना है। नीचे लिख के भी ऐसा घटा दीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 में से 5 जाएंगी 5, यहाँ पे 1, 16 में से 8 जाएंगी 8, और यहाँ पे आ जाएंगी 2, 285 किस में दिया, ये सी में दिया गया है, जो कि हमारा x का मान यहाँ पे 285 अंश होगा। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 82वां प्रश्न है कि एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3328 वर्ग मीटर है एवं उसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया 3, 4, 3, 2, तब घनाभ का आयतन क्या होगा। हमें घनाभ का आयतन निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो यहाँ देखें ये उसकी सीमाओं का अनुपात है, यानी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। तो इसको हम यदि भुजा माने कि पहली भुजा जो होगी लंबाई 4x है और ये उसकी चौड़ाई होती है ये 3x है और ये अपन 2x मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये a का मान होता है, ये b का मान और ये c का मान। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2ab bc ca है ना। तो ab क्या हो जाता है, ab bc और यहाँ हम लिख लेते हैं ऐसा ca, ठीक है ना। और यह पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर दिया गया है, 3328 के बराबर। तो यहाँ से क्या करिए, x का मान निकाल करके इनमें रख दीजिए। तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा, तो x का मान निकाल के फिर घनाभ का आयतन निकालना है। तो यहाँ देखें आप इस प्रकार से निकालेंगे कि 2 गुणित और ये ए बी यानी 4 का 3 में गुणा करना है। तो 4 3 12x का वर्ग आ जाएगा, 12x का वर्ग धन यहाँ पर देखें बी सी, बी और सी तीनों 2 का गुणा करना है, 3 दूनी 6x का वर्ग आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे सी ए का गुणा करना है, यानी 4 का 2 में गुणा करना है, तो 4 दूनी 8x का वर्ग ये आ जाएगा। और ये जो है इसके बराबर ही लिखना है। तो इनको जोड़ दीजिए और ये 3328 के बटे कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, इनको जोड़ें तो 12 8 20 6 26, 26 में 2 का गुणा करना है तो 26 दूनी 52, ये x वर्ग हो जाएगा। और यह सीधे इसको x वर्ग है तो बराबर में ये जो 3328 लिखे हैं इसके बटे में आ जाएगा 2 गुणित 26 और ये मान आ जाएगा x के बराबर, ठीक है। इसको काट दीजिए यहाँ से। तो यदि हम इसको काट देते हैं तो देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, इनको सीधा काटते चलिए, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 छम 12, 2 छम 12, 2 चौके 8 है। और इसको भी 2 से काट लो तो ये 13 यहाँ पे आ जाएगा। 2 को इससे काटें, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, 2 चौके 8 है और 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13, 13 छः 78 ये आ जाएगा। और 78 5 कितनी में 5, 13 चौके 52, 13 कितना हो जाएगा, 13 चौके 52। तो यहाँ पे संख्या 2 आना है क्योंकि 2 दूनी 4 होते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा, है ना। ये गलती से 4 लग गया, 2 दूनी 4। तो हम 13 से काटते हैं तो 13 छः 78 और 13 चौके 52, 5 बचती हैं, 13 चौके 52, यहाँ पे 4 64 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 64। x वर्ग बराबर यहाँ पे x वर्ग बराबर कितना मिला, 64। तो x बराबर कितना, ये 64 का वर्ग करेंगे यानी 8 का वर्ग, x वर्ग तो वर्ग वर्ग कट के x बराबर कितना मिल जाएगा, 8। चलिए जब हमें x बराबर 8 मिल गया है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये देखिए 4x 3x और 12x लिखा हुआ है, हमें घनाभ का आयतन निकालना है। तो यहाँ हम घनाभ का आयतन ऐसे निकालना है और 12 का हम सीधे 4 का यानी x बराबर 8 का गुणा कर दें। तो घनाभ का आयतन होता है ये ए बी बी सी, यानी ए बी सी तीनों का हम क्या कर दें, यहाँ पे गुणा कर देते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा, घनाभ का आयतन 4x गुणित 3x और गुणित 2x। तो 4 3 12 दूनी 24x वर्ग, 24x का घन आएगा, 3 की घात है। तो यहाँ पे 8 गुणित 8 गुणित 8 कितने बार लिखना है हमें, ये हमें 3 बार लिखना है। तो 24 गुणित 8 गुणित 8 और गुणित 8, बस ये इसका क्या आ जाएगा, आयतन, जो कि इनमें से कौन सी संख्या है ये आप इसमें कर लेंगे या आप कर देंगे। यहाँ 8 8 64, 64 अट्ठे 512, 512 में आपको 24 का गुणा करना है। तो चलिए कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी यहाँ पे मिल जाएंगे 8, 4 एकम यहाँ पे मिल जाएगा 4, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा हमें 4, तो मिल जाएगा 4 और यहाँ पे मिल जाएगा 4 पंचे 20 और यहाँ देखिए
तो 2 दूनी 4 आएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा और 2 पंचे यहाँ पे 10, तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 8, यहाँ मिल जाएगा 8, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 12, 12,288। ये किस में दिया, ए में दिया गया है, तो 12,288 घन मीटर। ठीक है ना, ये घन आपका आयतन होगा। थोड़ी सी लंबी विधि है क्योंकि ये अपन को करना ही पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 83वां प्रश्न दिया है कि दिए गए चित्र में PS और QR समांतर हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं, और PQ समांतर है SR के। तब कोण QPS का मान ज्ञात कीजिए। QPS यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें ये देखो PS ये QR समांतर हैं और PQ और SR ये भी क्या हैं, समांतर हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यहाँ से ये इसका विकर्ण खींच दिया गया और ये यहाँ पे देखिए ये तीनों कोण लिख दिए गए हैं। तो हमें मालूम कि ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। ठीक है ना, तीनों को जोड़ देंगे तो 5 और 3 8 और 2 10, यानी 10x बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश, यानी x बराबर 0 0 काट के x बराबर मिल जाएगा 18। x का मान 18 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें पूछा गया है कि कोण QPS का मान, ये देखिए कोण QPS यानी इस कोण का मान बताना है। ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये 5x है, तो ये भी क्या होगा, ये 5x होगा। x का मान 18 आया है, तो यहाँ 5 का 18 में गुणा कर देंगे। 5 गुणित x की जगह 18 रख करके 18 पंचे कितना आएगा, 90। और देखेंगे 90 किस में दिया, डी वाले ऑप्शन में दिया। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला। यहाँ पर देखिए 84 में दिया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 हो तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। इनके दो वृत्त दिए गए हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो क्षेत्रफल में यदि हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिखें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर का वर्ग, तो यहाँ लिखें पाई आर वन का वर्ग बटे दूसरे त्रिभुज वो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर टू वर्ग। यानी इसको हम क्या R1 R2 से प्रदर्शित कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 4/9। तो पाई पाई यहाँ से कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा R1/R2 का वर्ग। ठीक है ना, R1/R2 ऐसा लिख करके वर्ग लिख के, और ये आ जाएगा 4/9, यानी यहाँ पे 4 का वर्ग 2 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 2/3 ऐसा लिख दें, वर्ग कर दें, वर्ग वर्ग कट जाएंगे, तो R1/R2 का मान आ जाएगा 2/3, यानी 2:3। ठीक है ना। अब पूछा गया है कि उनकी परिधियों का अनुपात, तो हमने परिधियों में भी हम R1 R2 ही रखेंगे, तो परिधि होती है 2 पाई R1/2 पाई R2। ठीक है ना, तो पाई पाई कट के R1/R2 हो जाएगा। तो ये देखिए यदि हम R1 R2 का मान रखेंगे तो 2/3 ही आएगा, तो 2/3 यानी ये भी हो जाएगा 2:3। तो हमारा 2:3 इसका उत्तर सही होगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया गया है 2:3। ठीक, चलिए 85 अगला देखिए। यहाँ देखिए 85वां प्रश्न दिया गया है कि यदि एक कार्य को 8 व्यक्ति मिलकर 20 दिनों में पूर्ण करते हैं, उसी कार्य को 20 व्यक्ति कितने दिनों में पूर्ण करेंगे। तो 8 व्यक्ति 20 दिन में, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 8 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। 8 व्यक्ति, तो एक व्यक्ति कितने दिन में करेगा, एक व्यक्ति कितने दिन में कर पाएगा, 20 गुणित 8। यह हो जाएगा कि कितने दिन में, 8 गुणित 20 दिन में, तो 20 व्यक्ति, इसलिए 20 व्यक्ति कितने में करेंगे, 20 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे, तो 20 गुणित 8 बटे ये आ जाएगा 20, और इसको हम काट देते तो 20 कट जाते, बराबर आ जाएगा 8 दिन। ठीक है ना, 20 व्यक्ति 8 दिन में कर पाएंगे। ये किस में दिया गया है, 8, ये दिया गया बी वाले में। बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मान बताइए। तो यहाँ संख्याओं को हम देखते हैं कि ये दोनों संख्याएं समान हैं, ये दोनों संख्याएं गुणा में समान हैं, और यहाँ पे लगा हुआ है ऋण और यहाँ पर भी लगा हुआ है ऋण। ठीक है ना, तो यहाँ यदि हम इन संख्याओं को देखते हैं कि ये दोनों संख्या समान है, तो ये हमारा सूत्र बन जाता है कि ए वर्ग ऋण बी वर्ग का जो सूत्र होता है, यह होता है ए धन बी और ए ऋण बी के रूप में। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ए वर्ग और ऋण बी वर्ग, यहाँ ए वर्ग होगा, यहाँ बी वर्ग हो जाएगा, तो इसका सूत्र यह बन जाएगा। तो हम सीधे इनको रख सकते हैं कि ए धन बी ए ऋण बी, यानी इसको हम एक बार ऋण में लिखेंगे, इसके साथ में एक बार धन में लिख देंगे, तो ये नीचे वाली संख्या इससे कट जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए हम इसको ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया है, दशमलव, ऐसा लिख दीजिए, इसको यहाँ लिखते हैं 0.0589, और एक बार हम इसको लिखेंगे धन में, इसमें ये धन में आ रही है संख्या बी वाली, तो यह हो जाएगी 0.411। एक बार हम क्या लिखेंगे इसको धन में, और एक बार लिख देंगे इसको 0.5
589 ऋण 0, यहाँ हो जाएगा 411, ठीक है। और बटे में भी यही संख्या दी गई है, क्या 0.589 ऋण 0.411 है, तो ये इससे पूरा कट जाता है। इन दोनों को मात्र हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं। कि 0.589 में 0.411 जोड़ना, तो 9 1 10 है, 9 और 1 10 है। यहाँ पे आ जाएंगी 5 4 9 और 1, यहाँ पे भी आ जाएगा 10, और ये संख्या में दशमलव, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी बराबर आ जाएगा उत्तर 1, ठीक है ना। ये 1 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद के समय कैंसिल माने जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखिए। चलिए यहाँ पे देखिए 87वां प्रश्न है कि यदि एक साइकिल की गति 5 मीटर प्रति सेकंड है, एक साइकिल की ये गति दी गई है, तो उसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। अब हमें उसकी गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है ना। ये 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर बदल जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर का निकालना है, तो 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और हमारा क्या दिया गया है, प्रति सेकंड दिया है, तो सेकंड को हम घंटा में बदलें, पहले मिनट में बदलें फिर घंटा में, तो 60 गुणित 60 आ जाएगा। तो यहाँ क्या कर देंगे हम, 60 गुणित 60, ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर में, ठीक है ना। और इसमें दिया गया है कि 5 मीटर में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 का गुणा, इसलिए 5 मीटर में निकाल दीजिए। तो 5 मीटर में 1/1000 गुणित 60 गुणित 60 और गुणित आ जाएगा 5, ठीक। अब इनको अपन काट देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 शून्य नीचे के कट जाएंगे, 5 से काटिए, 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, और यहाँ 2 3 6, 6 का 3 में गुणा होगा, तो बराबर मिल जाएगा हमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 18 ए में दिया गया है, ए वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 88वां प्रश्न दिया गया है कि दिए गए चित्र में x का मान होगा, x का मान निकालना है, और दिया है यहाँ पर कि यदि जो O लिखा हुआ है ये वृत्त का केंद्र है, तो ये देखिए यहाँ पे केंद्र बना हुआ है, ये पूरा वृत्त बना हुआ है, और यहाँ पे देखें तो C, और यहाँ से इस तरफ से CAB ये वृत्त की परिधि है, और यहाँ से CB ये वृत्त की परिधि है, जिसका कोण यहाँ पे दिया गया है। तो शर्त हम जानते हैं कि वृत्त के परिधि द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यहाँ x का मान निकालना है, ये शेष परिधि पर बना हुआ कोण x है, और ये जो बड़ी वाली वृत्त की परिधि, क्योंकि इसका कोण दिया गया है कितना है 220, तो यह शेष परिधि पर बने कोण से दुगुना होगा, यानी 2x बराबर हो जाएगा 220। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 220 बटे हम लिख देंगे 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 शून्य, 110 आ जाएगा। तो इस x का मान क्या होगा, 110, जो कि ए में दिया गया है। इस शर्त को हमें याद भी रखना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए 89वां प्रश्न, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब यहाँ देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया, तो समचतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल हम चाहे यहाँ तो लिखें कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लीजिए क्या होता है, 1/2 पहला विकर्ण D1 D2 दर्शाते हैं, D1 गुणित D2 पहला विकर्ण गुणित दूसरे विकर्ण की लंबाई है ये D1 D2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 60 बराबर 1/2, और यह दिया गया है पहला विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरा विकर्ण यानी D2 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर D2 का मान कितना आ जाएगा, 2 से इसको काट दें, 2 पंचे 10, यानी D बराबर आ जाएगा 60/5। तो यहाँ पे D2 बराबर लिख दें 60/5, ये दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी, 5 से इसको काटिए, इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है डी वाले ऑप्शन में कि दूसरे विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर देखिए 90वां प्रश्न, जो कि हमारा इसका लास्ट प्रश्न ही दिया गया है कि किस धन का साधारण ब्याज 5 वर्ष में 60% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाएगा। ब्याज दिया गया है 90 रुपया, और किस धन का, यानी हमें मूलधन नहीं दिया गया है। तो हमारा सूत्र क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर और गुणित समय, और इन सबके बटे आ जाता है 100। तो देखिए ब्याज दिया गया है यहाँ पे 90, और मूलधन नहीं दिया,
और यहाँ पर दर कितनी दी गई है 5, समय कितना दिया गया है, सॉरी 5, और दर दी गई है 6। यहाँ लिख लीजिए 6 और यहाँ पे लिख लीजिए 5 वर्ष और बटे में आ जाएगा 100। ठीक, अब यहाँ पे मूलधन निकालना तो 100 का 90 में सीधे गुणा कर दीजिए, तो 90 गुणित 100 और बटे में आ जाएंगे 6 और गुणित 5। ये 6 और 5 आ जाएंगे और हमारा ये आ गया मूलधन। ठीक है, तो इसको काट लीजिए कितना आता है, तो इसको हम काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 20। और इसको हम काटें 2 से कि 2 3 6 और 2 एकम 2, तो ये 10 मिल जाएगा। और 3 से इसको काटें, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो ये जाएगा 30 गुणित 10, 30 गुणित 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 रुपया। ठीक है ना, तो 300 रुपया किसमें दिया है, बी वाले ऑप्शन में दिया था, बी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये सभी प्रश्न इनको समझ लिया है। आज इतना ही होगा, क्योंकि आगे जो और भी इसके पेपर दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ये था हमारा 2017 का पेपर, वर्ष 2017 का। ठीक है, इसके बाद हम 18 का शुरू करेंगे। देखिए, आप लोग जो है प्रत्येक वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। यदि प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाते हैं तो आगे हम आपको वीडियो बनाएंगे कि आपको वीडियो पसंद है। यदि लाइक करते हैं तो हम आगे वीडियो बना के आपको डालेंगे। यदि ये सब समझ में आ रहा है तो आप जो है लाइक कर दीजिए, तो मैं आपको और भी वीडियो बना करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।